Hello students, good morning all of you. You are welcome here on this YouTube channel विकास एजुकेशन हब। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबको पता है इस समय लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और अपनी स्कूलें, कॉलेज, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सब बंद पड़े हैं। इसी को देखते हुए और विद्यार्थी हित में आपके लिए मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन फ्री क्लासेस शुरू की है और इसमें 12th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आज लेके आए हैं और जिसमें 12th क्लास में फर्स्ट सेक्शन ए होता है रीडिंग वाला सेक्शन। उसमें टॉपिक है अनसीन पैसेज और अनसीन पैसेज में भी हाउ टू सॉल्व, यानी अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व का अर्थ हो गया कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे यानी तो अपना टॉपिक है अनसीन पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ अनसीन पैसेज, यानी सबसे पहले हमें अनसीन पैसेज के सेंस को समझने की आवश्यकता है कि अनसीन पैसेज होता क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अनसीन पैसेज? फर्स्ट वर्ड अनसीन, अनसीन का अर्थ बिना देखा हुआ, लेकिन यहां पर अर्थ लेंगे अपन विदाउट रीड, यानी बिना पढ़ा हुआ। इट मीन्स आउट ऑफ सिलेबस, यानी अपने सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक है उनसे बाहर कोई लिटरेचर की बुक हो सकती है या किसी अन्य सिलेबस से रिलेटेड बुक्स होती है, उसका कोई टॉपिक है उसी में से पैसेज दिया जा सकता है, उसी को अनसीन पैसेज कहते हैं। और पैसेज का मतलब होता है गद्यांश या अवतरण। अब देखिए ये हो गया अनसीन पैसेज का अर्थ। अब आपके सिलेबस में यह अनसीन पैसेज है 9 मार्क्स का, यानी आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें स्टार्टिंग होती है फर्स्ट सेक्शन रीडिंग से, जो आपका ए सेक्शन होता है रीडिंग उसी से, और उसी में सेक्शन ए में 1 to 9 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड होते हैं। देखिए कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस अनसीन पैसेज को हल्के में ले लेते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में 40 + 9 यानी टोटल आपके 40 मार्क्स की जो दोनों टेक्स्ट बुक्स हैं और 9 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज है, कुल मिलाकर के 49 मार्क्स होते हैं। और इन सब को सोल्व करने का एक ही मेथड है जो आपके अनसीन पैसेज में भी यही काम आता है, चाहे आप और कहीं बुक के सेम पैसेज पढ़ रहे हो या फिर कहीं आप बुक के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हो, उन सब में एक ही मेथड होता है। इसीलिए अपन ने स्टार्ट किया है हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज की, अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व किया जाए। और देखिए अनसीन पैसेज को सोल्व करते समय अपन जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन लगभग एग्जाम्पल है WH वर्ड वाले वो आपकी बुक से रिलेटेड लेंगे, ताकि आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स हैं वो अच्छी तरह से आपकी तैयार हो जाए। तो देखिए ये तो हो गया अनसीन पैसेज का मतलब। अब देखिए आपकी जो 9 मार्क्स हैं वो किस तरह से डिवाइड है, 6 + 3, यानी ये 6 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट के, ये आते हैं आपके WH वर्ड से रिलेटेड टू WH वर्ड, और आपके नेक्स्ट 3 होते हैं ये रहेंगे बेस्ड ऑन वोकैबुलरी ऑफ गिवन पैसेज। आपको जो पैसेज दे रखा है उसकी वोकैबुलरी या शब्दावली होती है उस पर उससे रिलेटेड होते हैं। और WH वर्ड वाले इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिवन पैसेज, यानी फर्स्ट 6 क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिवन पैसेज, इनको बोलते हैं WH वर्ड। और नेक्स्ट 3 है आपकी वो रहेंगे बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, यानी जो शब्दकोश या शब्दावली होती है उसमें आपको देखो कोई सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है, इसी सिमिलर वर्ड को अगला 1 वर्ड टाइप पूछ सकता है और हो सके तो कहीं अपोजिट भी पूछ लेता है, लेकिन अपोजिट जो पूछता है केवल 10th क्लास तक ही सीमित रहता है। सीनियर क्लास में आते ही आपकी ज्यादातर या तो सिमिलर पूछता है या फिर 1 वर्ड टाइप पूछ लेता है, अपोजिट के बहुत कम चांस रहते हैं। अब देखिए
ये है आपका पूछने का पैटर्न कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट में 1 to 9 क्वेश्चन, 1 से 6 तक तो ये हो गए, 1 to 6 तो ये हो गए आपके पास डब्ल्यूएच वर्ड वाले, और 3 होंगे बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, यानी जो आपकी सब कोर्स होता है, शब्दावली होते हैं उस पर, उससे रिलेटेड। तो ये हो गया अनसीन पैसेज। अब देखिए इसके आंसर अपन देते कैसे हैं कि अनसीन पैसेज को सोल्व कैसे किया जाए, वो समझना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए अनसीन पैसेज सोल्व करते समय आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट केयरफुली एंड फाइंड आउट द टाइटल ऑफ गिवन पैसेज। यानी आपको करना क्या है कि जो सबसे पहले आपको केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना, आपको केयरफुली आप यानी ध्यानपूर्वक इसको क्या करोगे, रीड करना आपको कैसे, केयरफुली। उसके बाद में इसकी जो थीम होती है, मुख्य बात होती है, उसको आप ध्यान से समझिए कि किसके बारे में बताया गया है, इसकी जो मुख्य बात है या इसका जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये दो बात पढ़ने के बाद, ढंग से पढ़ने के बाद में, और देखिए अपना टाइम किल ना हो, टाइम अपना बच सके, टाइम को सेव करने के लिए एक अच्छा मेथड और है कि पहले आप जो पैसेज के बाद में जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन को पढ़िए, और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप पैसेज की ओर जाइए। और तो देखिए 12th क्लास में आते ही थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन केयरफुली होकर के रीड करना है उसको, और उसका आंसर भी ढंग से देखना आपको। अब देखिए यहाँ पे कि कैसे सोल्व करें। पहला पॉइंट, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन का टेंस रहेगा इधर, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा है उसका आंसर भी उसी टेंस में आना चाहिए। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पुट अप किया गया है उसका आंसर भी उसी टेंस में अटेम्प्ट करना है। सेकंड बात, यदि पॉसिबल हो सके तो आप अपने आंसर को, मान लीजिए आपके पैसेज में आपका मिलने वाला आंसर किस में दे रखा हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, किसमें हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, तो आप पैसेज में यदि ये आंसर आपको किसमें मिल रहा हो, डायरेक्ट स्पीच में, और आप अपने आंसर को सोल्व करके अपनी नोटबुक में जब भी लिखोगे आप, तब उसको आप किस में चेंज कर सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए अब यानी कई बार क्या होता है कि अपने को जो पैसेज होता है, पैसेज में जो आंसर होता है वो डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, और उसको डायरेक्ट स्पीच में या फिर डायरेक्ट क्लाउज में उसको दिया होता है, उसको चेंज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपन अपने IQ को काम में ले तो इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा भी उस आंसर को दिया जा सकता है, वो भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन। यूज ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन यानी जिसको आप पैसिव वॉइस बोलते हैं, कि जहां तक संभव हो आपको पॉसिबल लगे कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर अपन पैसिव कंस्ट्रक्शन में या पैसिव वॉइस में बना करके दे सकते हैं, तो आप वो भी दे सकते हो आसानी से, कोई इतना हार्ड नहीं होता है पैसिव कंस्ट्रक्शन में आंसर देना भी। उसके बाद देखिए नंबर 4, यदि क्वेश्चन में आपको कहीं व्हेन क्लॉज दिया गया है, क्या दे रखा हो, व्हेन क्लॉज दे रखा हो क्वेश्चन में कहीं, तो अपने आंसर को आप, ये तो क्वेश्चन में कहीं व्हेन क्लॉज हो और इधर आप अपने आंसर को किससे स्टार्ट कर सकते हो, इसी व्हेन क्लॉज से आपका आंसर स्टार्ट किया जा सकता है, इसी व्हेन क्लॉज से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। एक बार फिर देखिए कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय अपने को कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको अपने को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है, क्वेश्चन जिस टेंस में दे रखा है उसका आंसर भी उसी टेंस में अपने को अटेम्प्ट करना है। नंबर 2, डायरेक्ट स्पीच यानी आपके
प्रश्न आपको लग रहा है कि मान लो उसका आंसर में कहीं सेंटेंस ऐसे दे रखे हो जो डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करते हो, तो अपने आंसर को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हो। और थर्ड पॉइंट आपका यूज रहेगा यूज ऑफ पैसिव कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप पैसिव वॉइस का भी यूज कर सकते हो। और यदि सेंटेंस में कहीं व्हेन क्लाउज दे रखा है तो उसका आंसर भी आप व्हेन क्लाउज से स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, या साथ साथ इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, आगे अपन बात करें कि अनसीन पैसेज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अपना अनसीन पैसेज होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, यानी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस देखिए, इसकी बात करें अपन तो दो टाइप से पूछे जाते हैं। फर्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होगा WH वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिसको आप जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हो तो वहां स्ट्रक्चर में बोलते हो आप स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। और WH वर्ड का मतलब होगा, इसको आप उसी टाइप में बोल सकते हो, स्टार्टिंग विद WH वर्ड। ये किससे स्टार्ट हो सकता है? WH वर्ड से। अब देखिए, ये दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होता है स्टार्टिंग विद WH वर्ड। अब देखो, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपके पास में, यहां देखिए, इसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। और जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है उसकी क्वेश्चन की स्ट्रक्चर आप समझिए कैसे रहती है। इसमें स्टार्ट में WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड वाले की और ये होती है हेल्पिंग वर्ब वाले की। एक बार फिर रिपीट करना, ध्यान सुनना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। और WH वर्ड से जो स्टार्ट होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, स्टार्ट में WH वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब वाले का आंसर कैसे दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है उसका आंसर दो तरीके से होता है, एक यस में आता है और एक नो। यस में जो आंसर आता है उसकी आप आंसर की स्ट्रक्चर देखना, यस उसके बाद में कॉमा लगाते हैं और प्लस जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको, उसकी स्ट्रक्चर को आप अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। क्या करना है, यदि यस में जो आपका आंसर आ रहा है, यदि यस में आंसर आ रहा है तो आपको क्या करना है, यस लगाओगे, कोमा लगाना उसके बाद में, और जो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर दे रखी है इसको आप चेंज कर देना। देखिए क्वेश्चन में स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर मैन वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर अदर वर्ड, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब भी आप अपना यस में आंसर दोगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यस कोमा प्लस। देखिए अब आपके पास में अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव में बदलेंगे तो स्टार्ट में आपका क्या जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या लाना आपको, मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद में आपको लाना है ऑब्जेक्ट, यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड ले आओ, और लास्ट में से जो साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रखा है उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए ये तो हुआ यस का। यदि मान लीजिए यही आपको यही स्ट्रक्चर है क्वेश्चन की और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यदि आंसर आपका नो में आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, नो, उसके बाद में कोमा लगा देना और फिर आप यहां पर लिखोगे, स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी नो प्लस आप सीधा लिख देना नेगेटिव सेंटेंस, नो प्लस से नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनानी है आपको। देखिए नो कोमा लगा दिया प्लस, अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में
नोट आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ब, और यहां से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। तो ये हो जाएगी अपने हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है उसका यस में, तो ये यस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और यस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर होगी यस कोमा लगा देना, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस मैन वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में अदर वर्ब, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है या साइन ऑफ इंटरोगेशन दे रखा है, उसको रिमूव कर देंगे। यदि आपका आंसर 9 में आ रहा है तब देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी, 9 आएगा, 9 के बाद में कोमा लगा देना, उसके बाद में दिए गए क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज होगा, नोट तो रहेगा, और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग लानी है, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, लास्ट में क्या जाएगा, अदर वर्ब। तो ये हो गया आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक में से ही, और आपकी 12th सिलेबस की सेकेंड बुक पैनोरमा उसका चैप्टर नंबर 3, वहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए डिड द शूटर्स बीट द गर्ल इजीली। ये आपका एग्जाम्पल या बुक में से किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। देखिए स्ट्रक्चर क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, और यहां आपके पास में क्या आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये बीट मैन वर्ब आ गई, और यहां किसको यह जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये क्या है, अदर वर्ड के रूप में साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अब आप देखना आंसर की स्ट्रक्चर, आंसर आप कैसे दोगे, यानी आप जब इस चैप्टर की थीम पढ़ोगे, आप कहानी पढ़ोगे, तब उसमें शूटर्स क्या होता है ये समझना, यानी स्वयंवर में भाग लेने वाले विवाह के इच्छुक व्यक्ति, विवाह के इच्छुक व्यक्ति, उनको शूटर्स बोला जाता है। यानी जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम में स्वयंवर हुआ करता था, उसमें जो भाग लेने के लिए लोग जाया करते थे उनको कहते थे शूटर्स। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, यस और नो में मिलेगा क्या, वो देखो प्रश्न क्या बन गया, डिड द शूटर्स, क्या स्वयंवर में विवाह के जो इच्छुक व्यक्ति थे, बीट यानी हरा देना, यहाँ बीट का तरह से पीटना होता, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा, हराना, द गर्ल लड़की को इजीली आसानी से, यानी स्वयंवर में जो विवाह के इच्छुक व्यक्ति गए थे, क्या उन्होंने उस लड़की को आसानी से हरा दिया था। अब देखिए यहाँ पे जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो वो आसानी से नहीं हरा पाते हैं। तो देखिए यहाँ बन जाएगा क्या आपका 9 में 9, उसके बाद क्या लगा दोगे आप, सब्जेक्ट लाओगे, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप, द शूटर्स, उसके बाद देखिए डिड। अब देखो 9 के बाद में आपके क्या स्ट्रक्चर रहती है नेगेटिव सेंटेंस की, तो हो जाएगा द शूटर्स डिड नॉट बीट, अब मैन वर्ब आ जाएगी, और बाकी का बचा हुआ पार्ट आप क्वेश्चन वाला से जोड़ दो, बीट द गर्ल इजीली। तो ये हो गया आपके पास में 9 वाला। यदि मान लो ये तो आपकी बुक में 9 में दे रखा है, और ऐसा ही कोई आपके पास में एग्जांपल हो उसमें यस में आ जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ 9 के लिए क्या लिखोगे, यस लिखोगे, और यहाँ से फिर क्या करोगे, आप इस डेट को हटाते और नोट को डालते, यहाँ ये यहाँ जाता, बाकी की स्ट्रक्चर ऐसी किसी रहती। तो देखिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है उसका आंसर अपन यस और नो में देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो साथ साथ लिखते रहना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना ये हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका टॉपिक हो गया, और इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ना। यदि कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, उनमें आप पर्सनली कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसका जो शेष पार्ट रहेगा WH वर्ड उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स।